नमस्ते दोस्तों। हर किसी का एक सपना होता है, अपना घर। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक आर्किटेक्ट सिर्फ घर नहीं, जिंदगी डिजाइन करता है। आज का एपिसोड उनके लिए है जो डिजाइन को सिर्फ डेकोरेशन नहीं, एक्सप्रेशन मानते हैं। जिनसे मिलने आज हम जा रहे हैं वो अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने कंक्रीट को कल्चर और ब्रिक्स को आइडेंटिटी में बदला है। मॉड्यूलर डिज़ाइन हो, वास्तु का मैजिक या एआई का इम्पैक्ट, हम करेंगे हर वो बात जो आपके घर के नक्शे को जोड़ती है दिल से। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक होम बायर या बस डिज़ाइन के फैन, बकल अप फॉर अ जर्नी जहां क्रिएटिविटी मिलती है क्लैरिटी से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम हाशिम सर टू द शो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आमंत्रित किया पॉडकास्ट के लिए। तो सर, आज हम लोग आर्किटेक्चर और इंटीरियर से रिलेटेड बहुत ही डीप डिस्कशन करने वाले हैं। ऑडियंस भी बहुत एंटरटेन होगी उस डिस्कशन से, बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो आप रेडी हैं इस कन्वर्सेशन के लिए? हाँ, इंशाल्लाह। देखते हैं मैं क्या आपके सवालों का जवाब दे पाता हूँ और किस हद तक दे पाता हूँ। एंटरटेनमेंट तो नहीं, लेकिन ये हर किसी के सामने एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो शायद क्लियर होंगे, चीज़ें क्लियर होंगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह। तो सर, सबसे पहला सवाल ये कि आर्किटेक्चर क्या है या एक आर्किटेक्ट क्या है? आर्किटेक्चर बेसिकली जो ये टर्म है, आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है ना। आर्किटेक्चर जो होता है वो कोर्स का नाम हो जाता है, BR जिसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो 5 साल आदमी पढ़ता है जिसको, ठीक है। तो आर्किटेक्ट जो होते हैं वो आपका घर डिज़ाइन करते हैं। 3-4 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें पहला ये है कि डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको रियलिटी में तब्दील करा जाएगा। अच्छा। बेसिकली क्या है कि एक हो गया कि हमने डिज़ाइन बना दिया ऑन पेपर, और फिर उसके बाद में हम उसको रियलिटी में उसको बना भी रहे हैं। तो ये एक आर्किटेक्ट का पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है, पूरा काम होता है कि वो डिज़ाइन भी करेगा, उसको एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेगा। अब एग्जीक्यूशन में क्या हेल्प होगी कि उसकी रिसोर्सिंग किस तरीके से हो रही है, मटेरियल कौन सा लगना है, क्या चीज़ लगना है। तो आर्किटेक्ट आपको एक पूरी गाइडेंस देता है। तो हम ये कहते हैं कि आर्किटेक्चर में ना खाली पेपर पे बैठ के एक AC ऑफिस में बैठ के काम नहीं होता है, जैसे आज की डेट में कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या IT सेक्टर के अंदर काम होता है। आर्किटेक्चर में ऑफिस वर्क तो एक लिमिटेड पीरियड पे होता है, लेकिन जो एक पूरा उसका प्रोसेस होता है, जैसे हमने कोई भी घर, ऑफिस या कोई भी चीज़ को हमने बनाया है, तो पेपर पे तो वो हम शायद उसको 1 महीने में या 15 दिन में डिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसको एग्जीक्यूशन की तरफ फेज़ में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 साल का एक पूरा सिस्टम रहता है। तो वो पूरा एक थॉट प्रोसेस है जो क्लाइंट हमें बताते हैं, हम उसको जो है कंसीव करते हैं, फिर समझते हैं, समझने के बाद में उसको जो है एग्जीक्यूशन के मोड में लेके आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन रहेगा, किस तरीके से काम होगा, मटेरियल कहाँ से आएगा, किस तरीके से, जो भी कुछ होती हैं उसमें छोटी छोटी डिटेलिंग या बारीकियाँ, उसको हम उसके अंदर इनपुट देते हैं और समझाते हैं, जिससे कि जो भी उनका सपनों का घर है, जो भी घर बनाना चाह रहे हैं लोग, वो या कोई ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, कोई कमर्शियल साइट डेवलप करना चाह रहा है, वो पूरी जो है बन के एक अच्छे से निकल के आए, ना कि वो सिर्फ पेपर पे या एक 3D मॉडल पे बन के रैप अप। जैसा उन्होंने सपना देखा था, बिल्कुल वैसा प्रोजेक्ट निकल गया। बिल्कुल। तो सर, जब पहली बार आपको किसी ने आर्किटेक्ट कहा था या कहा होगा, तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब ओवरऑल जर्नी कैसे शुरू हुई है? ओवरऑल जर्नी ये जर्नी शुरू हुई सत्य साई बिल्डिंग से। मेरे फादर साहब सिविल इंजीनियर हैं, और बैक देन 2000 में 90s के टाइम में, आसपास 90s और 2000 का वो दौर था। दोशी सर ने वो बिल्डिंग डिज़ाइन करी थी। राय हाउस उषा एक कंपनी थी जो उसको बना रही थी। कुट्टापर्ती साईं बाबा का आश्रम था दिल्ली के अंदर, तो वो बन रहा था। तो उसके क्या होता था कि वो पूरे लेआउट्स और ड्राइंग्स हमारे ना डैडी रीड करने के लिए घर पे लाया करते थे। तो वो ड्राइंग्स ही इतनी बड़ी होती थी कि वो एक बेडशीट के बराबर। और उस टाइम में वो ड्राइंग्स हाथ से ड्राफ्ट हुई होती थी, अमोनिया से, रोटरिंग पेन्स के द्वारा, क्योंकि जब कंप्यूटर्स का इतना ज़्यादा चलन नहीं था उस टाइम में। आ तो गए थे, लेकिन फिर भी वो जो ड्राइंग्स बनी हुई थी या जो प्लानिंग थी वो 90s के टाइम में कहीं हुई थी। तो एग्जीक्यूशन उसका जब चल रहा था, तो ऑब्वियसली 2 साल पहले या 3 साल पहले प्लान हुआ होगा वो, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन मोड में आया। तो हम वो ड्राइंग्स में बचपन में देखा करता था, और फिर इसी तरीके से डैडी मुझे काफ़ी
साइट्स पे भी घुमाने लेके जाते थे, तो मेरे लिए तो पिकनिक होती थी, लेकिन वहाँ पे वो धीरे-धीरे ना वो एक लर्निंग में तब्दील हो गई कि किस तरीके से काम हो रहा होता है, है। सिविल इंजीनियर कौन होता है, आर्किटेक्ट कौन होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, किस तरीके से वो चीज़ करते हैं, तो उस तरीके से वो एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया। अब इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ तो 2002 और 2003 के टाइम में कंप्यूटर्स आ गए, पेंटियम 4 आया था उस टाइम में, आज मुझे याद है। तो फादर साहब वो लेके आ गए और उन्होंने जो इससे पर्टिकुलर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी इसका जिस पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं, तो वो फादर साहब सीख रहे थे, तो हम भी उनके साथ गोद में बैठ के देखते थे। तो जब वो नहीं होते तो फिर हम वही चीज़ प्रैक्टिस भी करा करते थे। अच्छा। ये उस ज़माने की बात है, आई गेस मैं मेरे ख्याल से 7th या 8th में रहा हूँगा उस टाइम में। तो करते-करते हमने भी सीखा। अब जब सीख लिया तो हमें लगा कि यार इसी में हम अपना करियर बनाएं और काम करने लग जाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो मेरे फादर ने मुझे समझाया कि बेटा तुम्हारी कोई भी बंदा वैल्यू तब तक नहीं करेगा जब तक तुम एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर नहीं होगे इस पर्टिकुलर लाइन में। अदरवाइज काम करने वाले तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये मेरे दिमाग में रह गई। तो फिर उसके बाद में मैंने जो है आर्किटेक्चर किस तरीके से करा जाएगा, परस्यू कैसे करा जाएगा, कहाँ किस तरीके से होगा, उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी और फिर उस तरीके से एक पूरा अपना प्रोग्राम बनाया। आई वॉज नॉट दैट गुड एट स्टडीज़ इन स्कूल, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आता था, क्योंकि करना ही था, हमारा इंटरेस्ट वहाँ क्रिएटिविटी में डेवलप हो गया था, प्लानिंग किस तरीके से होगी, और तब इतना नहीं पता था। फिर ऑब्वियसली कॉलेज गए तो कॉलेज में नाम आया मेरा साउथ इंडिया में AIEEE क्रैक करके। फिर वहाँ पे गए, जब पढ़ाई शुरू करी तो वहाँ पे प्रोफेसर्स भी पुराने थे। 1947 में वो कॉलेज स्टार्ट हुआ था। BB भूमारेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, सुधा मूर्ति जी वहाँ से पढ़ी हुई हैं। अच्छा। तो शी वाज अ फर्स्ट लेडी इंजीनियर लेडी वहाँ की, तो उनसे भी मुलाकात हुई हमारी। तो वहाँ से फिर पढ़ा, ब्रिंगिंग हुई, ब्रिंगिंग करने के बाद में उन्होंने पढ़ाया, पढ़ने के बाद यहाँ है जो वहाँ सीखा और जो फादर साहब से सीखा था उसको क्लब करा, क्लब करने के बाद में काम चालू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट रहा। काम मांगने गए स्टार्टिंग में, लोगों ने बोला कि भाई आपको हम काम क्यों दें, आपके अंदर ऐसा किया है? तो हमने बोला उनको कि भाई आप ऐसा करें, हमसे डिज़ाइन करवा लीजिए और आपको अच्छा लगे, पसंद आया तो आगे काम दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। तो उन्होंने काम भी दिया और फिर उसके बाद में सराहा भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद में। वो चीज़ें चली, वो होती गई, तो इसी तरीके से फिर चेन एक डेवलप हुई। वो हार्ड वर्क करते रहे, रिपीट होते रहे, और आज की डेट में ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई साहब आ जाओ, आप काम कर दो, क्योंकि ईमानदार भी हैं। ऐसा भी नहीं कि अंडर द टेबल कुछ खा रहे हो, किसी से ले रहे हो। इस लाइन के अंदर ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। हम अपना स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई अगर हमने डिज़ाइन के लिए अगर कंसल्टेशन पे उठाया तो हम उस तरीके से कुछ भी काम नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर हम कुछ कर रहे हैं, पूरा कुछ करेंगे तो फिर हम पूरा ही काम लेते हैं, हम बोल के लेते हैं जो भी कुछ लेते हैं। ऐसा नहीं कि बैकडोर से कुछ ले रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो आपने आंसर दिया है इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो आप बोल गए कि आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर में क्या बेसिक डिफरेंस है या कैसे कोई किसी को आइडेंटिफाई करे? देखिए इसमें ना 3 टर्मिनोलॉजी होती हैं। पहला हो गया आर्किटेक्ट, ठीक है, सिविल इंजीनियर, फिर उसके बाद आ गए इंटीरियर डिजाइनर, फिर आ गए ड्राफ्ट पर्सन्स, फिर आ गए वो लोग जो हमारे साथ में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मतलब एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये सब लोग काम करते हैं इसके अंदर। और कुछ मार्केट खराब करने की वजह भी लोग हैं। अब किस तरीके से सिस्टम बनता है, एक आर्किटेक्ट का काम अलग होता है। आर्किटेक्ट पूरी होलसेल बॉडी होती है, ठीक है ना, वो पूरा एक, अगर हम पिरामिड बनाएं, इसको स्ट्रक्चर करें तो टॉप लेवल पे आर्किटेक्ट आएगा, फिर उसके नीचे स्ट्रक्चरल डिजाइनर होगा, फिर फर्दर बाकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर इंटीरियर डिजाइनर की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर ड्राफ्ट पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर सुपरवाइजर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जो नीचे लेवल पे लोग होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, और जो नीचे लोग होते हैं वो देखते हैं कि भाई आर्किटेक्चर में आपको ज़्यादा इज्जत मिल रही है, तो वो क्या करेंगे कि भाई कहीं पे भी कैट सेंटर पे जाएंगे, थोड़ा सा कोर्स कर लेंगे, कैट सीख लेंगे और अपना काम करना चालू कर देते। तो बेसिकली आर्किटेक्चर जो है ना, वो सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है, या सॉफ्टवेयर पे अच्छी ड्राइंग प्रोड्यूस करना नहीं है, या अच्छी 3D बनाना नहीं है। आर्किटेक्चर जो चीज़ है ना, वो वे बियॉन्ड दैट है। मतलब ड्राइंग्स शायद हर कोई बना लेगा, एक बच्चा भी, मैं कहूँगा कि भाई कमरा बना दो, यहाँ पे टॉयलेट बना दो, जैसे बताया वो हो जाएगा। लेकिन आर्किटेक्चर के अंदर वास्तु आता है, क्लाइमेटोलॉजी आती है, किस तरीके से उसका लेआउट होगा, उसकी स्पेस प्लानिंग किस तरीके से होगी, जो कि
जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है। जब हम काम करते हैं तो ये चीज़ हम खुद महसूस करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है डिफरेंस क्या है, कि आप अगर एक आर्किटेक्ट से काम करवाएंगे तो आपको घर किस तरीके से मिलेगा, या ऑफिस किस तरीके से मिलेगा, या इंटीरियर स्पेस किस तरीके से मिलेगा। बेसिकली आर्किटेक्चर के अंदर ये सारी ही चीज़ें क्लब करके पढ़ाई जाती हैं। ओके, मतलब ओवरऑल एक वन स्टॉप ओवरऑल सॉल्यूशन हाँ, ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। जैसे हम आर्किटेक्चर के अंदर आर्किटेक्चर प्लानिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ में 3D डिज़ाइनिंग भी सीखते ही हैं, कलर कॉम्बिनेशन सीखते हैं, और आप ये कह लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक बंदा पढ़ के आता है तो फिर वो एक पूरा तैयार होता है हर एक चीज़ को करने के लिए। लेकिन ये कि सिंगुलर एंटिटी पे अगर आप काम करते हो तो आप देखती होंगी, आप दरभंगा से अभी मुझे बता रही थी, आप देखती होंगी वहाँ पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। या सिटी का फैब्रिक देख लीजिए, एक आप रोड पे जा रहे हैं और आपको नज़र आता है कि एक बिल्डिंग तो एकदम आई कैचिंग लग रही है, खूबसूरत है, एक बिल्डिंग बड़ी अजीब, मतलब थोड़ा सा उसमें अटपटा कलर यूज़ हुआ है, जैसे लाल कलर यूज़ हो गया, ब्लू कलर यूज़ हो गया, और एक बिल्डिंग है कि भी बहुत सोबर लग रही है, दिखने में भी अच्छी लग रही है, और लोगों के जहन में क्या आएगा, ये जो बिल्डिंग अच्छी दिख रही है या जो इंटीरियर का काम या जो भी कुछ है, ये जो अच्छा दिख रहा है, ये कॉस्टली होगा। हाँ, ठीक है ना, ये एकदम दिमाग में आता है। और वो जो लाल पीले हुए, अरे ये सस्ता होगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो लाल पीला हुआ है ना, और जो ये आप सोबर देख रहे हो, उसकी सेम ही कॉस्ट है, क्योंकि जो स्लैब एरिया होता है उसी से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिफाइन होती है। ओके, बेसिकली गेम सारा यही है कि एक आर्किटेक्ट किस तरीके से अपने बेबी को शेप दे रहा है। बेसिकली हम जब बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग ही नहीं, बिल्डिंग हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गई, टाउन प्लानिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। वो एक सिटी लेवल पे हम प्लान करना सीखते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, प्लम्बिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं आर्किटेक्चर में। एक इलेक्ट्रिकल, हमें इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जाता है, लोड शेडिंग पढ़ाई जाती है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं इसके अंदर। मतलब हम खाली डिज़ाइन बनाना नहीं सीख रहे हैं। तो यही डिफरेंस लोगों को पता ही नहीं होता। Exactly. जो हम फील कर, मैंने भी फील किया ये चीज़ कि लोगों को पता ही नहीं कि आर्किटेक्ट कर क्या रहा है। और क्योंकि वो विलेज से होते हैं, और अल्लाह माशाल्लाह अब उनके पास में अल्लाह ने इतनी कुव्वत दे दी कि वो हमें बुला के काम करवाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है, वो ये बोलते हैं कि नहीं, आर्किटेक्ट से ही काम करवाएंगे, क्योंकि उनको वो डिफरेंस पता लग गया शायद। लेकिन एक ऐसा मिथ है सर कि आर्किटेक्ट हायर करना बहुत महंगा पड़ता है। महंगा, देखो, ये शायद ही आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि भी आर्किटेक्ट जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि भी हम फीस लेंगे, ठीक है ना, वो एक अलग बर्डन लगती है लोगों को, ठीक है ना। जबकि आप ऑनलाइन देखें तो 2 रुपये स्क्वायर फीट में काम हो रहा है, 1 रुपये स्क्वायर फीट में काम हो रहा है। आजकल तो बैंड बजा दी है ही नहीं, आप प्लॉट की पिक्चर भेजो, साइज भेजो, आपको नक्शा मिल जाएगा। अच्छा, है ना। आप तो क्या ये सही नहीं है? नहीं यार, देखो, आपको एक नॉलेज तो मिल जाएगी कि आपका घर किस तरीके से होगा, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं मिलेंगी ना, जो आप फीलिंग्स मुझे बताओगे। अच्छा, हाँ, वो स्पेसिफिकेशन जो फीलिंग्स हैं, वो भले आप प्रॉम्प्ट में डाल रहे हो एआई के ऊपर कि भाई मुझे वास्तु के ऊपर चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर चाहिए, सब कुछ चाहिए, चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? आपको ड्राइंग तो मिल गया, मैं चलो कहता हूँ ड्राइंग आपने यहीं से मिल लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? आप लेबरों से बात करोगे कि भाई ऐसा बना दो, उनको क्या पता लगेगा? हाँ। उसके लिए अल्टीमेटली आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए, अल्टीमेटली एक सिविल इंजीनियर चाहिए जो कि स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हो, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनर भी चाहिए, एक सुपरवाइजर चाहिए जो कि एक सिविल इंजीनियर हो, डिप्लोमा होल्डर एटलीस्ट, तभी जाके वो सपना जो है ना बन पाएगा। बेसिकली एआई और ये जो ऑनलाइन डिज़ाइन सॉल्यूशंस, जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, ये सिर्फ आपको दिखा सकती हैं एक अच्छी ड्राइंग बना के, और आप खुश हो जाओगे, वाह यार क्या मेरा घर दिख रहा है, वाह यार मेरा क्या कमरा दिख रहा है। वो इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपको, हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छी दे दो, और करता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि क्या वो आपके बजट में आएगा, सबसे पहला सवाल। ओके, हाँ। क्या आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाओगे? क्या वो आपके बजट में आएगी चीज़? अगर बजट में भी आ रही तो कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे? क्या आपके पास में इतना टाइम है कि आप मार्केट रिसर्च करो उसके ऊपर? अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको पता होगा कि पैरासीटामॉल कितने में बन रही है। इसी तरीके से हम घरों के डॉक्टर हैं, तो हमें पता है कि भाई रोड़ा कितने का मिल रहा है, बालू कितने का मिल रहा है। अगर आप एक छत डालेंगे 100 स्क्वायर फीट की तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी आज के टाइम में, वो हमें पता है। हाँ, लाइक इनसाइड आइडियाज तो हम ही दे सकते हैं। अब जब एआई का नुज़ूल हुआ, आया, एकदम
मार्केट के अंदर बम मारा उसने कि भाई हम ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। सब डर गए कि यार ये होगा क्या, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मेरे दोस्तों से भी बात होती थी, जो हम आर्किटेक्ट्स जितने भी हैं दोस्त हैं, इनफैक्ट मेरे जो नॉन आर्किटेक्ट दोस्त हैं वो मुझे चिढ़ाते भी थे, अबे तेरा काम तो खत्म होने वाला है भाई। तो फिर जब मैंने उनको समझाया कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अच्छा, तो आप एआई को थ्रेट नहीं मानते अपने? नहीं, मैं नहीं मानता। वो एक तरीके से ना हमारे लिए सपोर्ट ही है कि भाई मान लो अगर आपको कुछ कमरा डिजाइन करना है, आपने प्रॉम्प्ट डाला और हमें दिखा दी कि भाई ऐसा बनाना है, अभी इसको बजट में कैसे लाओगे, कर दो। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स वैसे आपको पागल बनाएंगे, उल जलूल पैसे मांग के करते हैं लोग बात। लेकिन वहीं एक आर्किटेक्ट जो है वो ये देखता है यार मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, पैसे की इज्जत करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, नहीं यार खराब चीज़ ना करें, अच्छी चीज़ करके दें, मटेरियल ऐसा लगे कि जो लॉन्ग टर्म चले। खास तौर पे घरों के केस में मैं बहुत लीनियंट रहता हूँ, क्योंकि वो कमर्शियली तो बन नहीं रहा, एक बार ही पैसा लग गया तो वो लोगों का स्टकअप है। मान लो 50 लाख रुपए कोई बंदा बजट लिए हुए कि भाई मुझे एक घर बनाना है छोटा सा, 100 गज का, 50 गज का, जो भी बन रहे हैं छोटे घर, ठीक है ना, 150 गज का, 200 गज का, तो उसने वो पूरा जिंदगी में कमाया है। पहले वो जाएगा प्लॉट लेगा या लोन लेगा, वो कमाएगा, कमाने के बाद में वो पेट काटते हैं, कुछ करते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं लोग बाग। जिंदगी में एक ही बार, जिंदगी में एक ही, वैसे तो 2 बार, मेरे एक पंजाबी क्लाइंट है वो बोलते थे 2 बार बनता है घर। अच्छा। एक बारी तो आदमी शुरू में बनाता है, फिर एक बारी बाद में उसको रेनोवेट करता है जरूरत के हिसाब से। अच्छा, ठीक है ना, जो जरूरत होती है, क्या होता है फिर फैमिली बढ़ती है, फिर उसके हिसाब से वो रेनोवेट करता है। आजकल तो फ्लैटों का चलन आ गया, लेकिन घर की जब हम बात करते हैं तो एक आदमी जब 50 लाख रुपए लगा रहा है तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि अगर यार इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का और इन सब चीज़ों को मैनेज करने का एक 10% या कोई फीस ले रहा है तो वो जायज़ है। और वो भी 10% के 50 लाख के कितने में जा रहे हैं आपके, 2 साल में, 1.5 साल में? अगर आप इसको कैलकुलेट करो, मान लो आपका घर 1 लाख में बन रहा है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 लाख में अगर आपका एक घर बन रहा है, एग्जांपल के तौर पे, बनता नहीं है वैसे, कभी पता लग रहा है आप सोचने लगे 1 लाख में घर बन जाएगा। 1 लाख में अगर एक घर बन रहा है तो आपको 10% फीस कितनी हुई, 10,000 रुपये एक आर्किटेक्ट की। वो बंदा जो है क्या कहते हैं पूरा दिमाग भी देगा आपको बताएगा भी भाई मटेरियल वहाँ से ले लो, वहाँ सस्ता पड़ेगा आपको, इस तरीके से ले लो, ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं, इस तरीके से करो। जो आपका सपना है उसको बनाने में पूरा आपका साथ देगा। बेसिकली वो एक आपका घर आपसे ज़्यादा बनाने में एंजॉय करेगा, क्योंकि उसके लिए तो उसका प्रोजेक्ट हो गया, बेबी हो गया, क्योंकि फिर वो देखेंगे लोग बाग तो आगे काम मिलते, तो हम उसी तरीके से एंजॉय करते हैं। फिर उसमें हम दिमाग लड़ाते हैं कि यार किस तरीके से हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरीके से इसको और अलाइव कर सकते हैं। लड़ते हैं हम लोग कई जगह जाके कि फर्नीचर वालों के साथ में भी गली में बैठा हुआ था, मेरे एक क्लाइंट है, उनको क्लासिकल सोफा चाहिए। ओके। उनके ख्वाब है, लेकिन उनके पास पैसा उतना बड़ा लेवल का नहीं। उन्होंने हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे दे तो दिया है काम, और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। किसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि यार चलो ठीक है, एज एन गिफ्ट भी हम दे दें उनको। तो एक क्लासिकल सोफा लग गया घर के अंदर, है ना। अब क्लासिकल सोफे जो बन रहे हैं, नक्काशी वाले जो महाराजा वाले सोफे होते थे ना, आपने देखे होंगे, रजवाड़ों वाले जो सोफे होते हैं, कार्विंग वाले, ये बहुत महंगे आते हैं। तो उसको किस तरीके से हम कॉस्ट में लेके आएंगे, ये हमें पता होता है। और ये इनसाइड चीज़ें जो हम इतना ओपनली नहीं बोल सकते, हाँ, सही है ना, किस तरीके से आएगा वो बजट में, किस तरीके से एक कॉमन जो प्रॉब्लम है जो आजकल हर जो नया घर बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, वो सब फेस करते हैं, वास्तु। तो आप क्या बिलीव करते हैं वास्तु में, या आप जब कोई घर या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें वास्तु का ध्यान रखते हैं? ये बड़ी अजीब चीज़ हो जाती है वास्तु का जब टॉपिक आता है ना, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो लोग बात सोचते हैं कि पता नहीं वास्तु का कितना पता होगा कितना नहीं। बट एज एन आर्किटेक्ट मुस्लिम हूँ, ठीक है, वो बिलीफ सिस्टम होता है हर एक चीज़ का। वास्तु को रिलेट करा जाता है हिंदुइज्म से, मैथोलॉजी से करा जाता है इंडिया के अंदर। लेकिन वास्तु ना एक साइंस है, और बहुत खूबसूरत साइंस है। वास्तु आपको ग्रहों पे कितना दोष दे रही है, या आपके काम के ऊपर कितना दोष दे रही है, क्या कर रही है, मुझे उसका उतना डीप नहीं पता, ठीक है ना। क्योंकि वो यही होता है कि जो उसको मानेगा उसको वो इम्पैक्ट करेगा, और जो नहीं मानेगा उसको इम्पैक्ट नहीं होगा। मैंने ऐसे भी क्लाइंट देखे जो वास्तु में बिलीव नहीं करते, उनका सब चंगा चलता है, और जो बिलीव करते हैं वो जरा सा मिरर को इधर का उधर करते हैं डायरेक्शन में, तो वो जो है उनको प्रॉब्लम हो जाती है।
ऐसा भी मैंने देखा है। अच्छा। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक घर था, उसके अंदर जो है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉयलेट बनाया हुआ था, तो वो उनके दिमाग में किसी ने डाल दिया, तो गलत तो है। ओके। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट क्योंकि वो जो है किचन का एरिया हो गया, अच्छा। है ना। और फिर उसके बाद में जो है क्या कहते हैं वहाँ पे नहीं सॉरी, नॉर्थ ईस्ट जो हुआ वो भगवान मतलब पूजा का टेम्पल का इलाका हुआ, ओके। तो वहाँ बाथरूम नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना। और जो साउथ ईस्ट हुआ वो हमारा किचन का इलाका हुआ। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये साइंस इस तरीके से काम करती है कि आपका जो सन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारा सन मूव करता है वो ईस्ट टू वेस्ट करेगा। और क्या होता है, सबसे पहले पुराने टाइम में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी जी। ठीक है, तो ये साइंस कहाँ से निकली? अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साइंस यहाँ से निकली कि सूरज निकलेगा ईस्ट से, और सबसे पहले क्या होगा, सुबह उठते के साथ ही जो घर की लेडी है या कोई भी है, लेडी नहीं, ये थोड़ा वो हो जाएगा, फेमिनिज्म वाला मसला आ जाएगा, या कोई भी बंदा काम करेगा तो पहले किचन के अंदर जाके काम करेगा, तो क्या होगा, पहली किरण जो होगी ना सूरज की, वो किचन के अंदर पड़ेगी। ओके। तो इस तरीके से प्लानिंग होती है कि सन फेसिंग किचन होना चाहिए। सन फेसिंग नहीं, लाइट सनलाइट सबसे पहले किचन में आनी चाहिए, फिर उसके बाद ट्रेवल करनी चाहिए मास्टर बेडरूम में, फिर उसके बाद ट्रेवल करनी चाहिए अदर एरियाज में। और क्लाइमेटोलॉजी जो है, जो अंग्रेजों ने नाम दे दिया है ना क्लाइमेटोलॉजी, जो हम आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, जब हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी और वास्तु को पढ़ा, ये बात अलग है टीचरों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं, टीचरों ने भी बड़ी मेहनत करी, पढ़ाते थे। मेरे कुछ दोस्त ये बोलते हैं कि यार तुम इतना तू बोलता है कॉलेज के बारे में, लेकिन वो पढ़ाते सबको थे, हम शायद पढ़ लेते थे आगे बैठ के, ठीक है ना, मस्ती कम करते थे, क्योंकि हम एक गोल के साथ गए थे वहाँ। जी, सही बात। दिल्ली से उठ के हम साउथ इंडिया गए थे BVB में पढ़ने के लिए, तो हमें ये था कि यार यहाँ से जितना ज्ञान हम बटोर सकते हैं ना बटोर लो। बिल्कुल। 3 Idiots देखी हुई थी हमने, तो हम शायद और लेक्चर्स में भी घुस जाते थे कि भाई ये पता लग रहा है ये वर्कशॉप चल रही, तो चलो जी वहाँ जाके बैठ गए। अच्छा, मतलब नहीं है हमें कुछ ग्रेड्स मिलने नहीं मिलने, क्या होना क्या नहीं, बैठ जाते, कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे जो सीनियर आर्किटेक्ट्स थे उनसे बहस करते रहते थे उल्टी सीधी, तो उसमें भी काफी सारी चीजें ना हम निकलवाते थे, काम कैसे हुआ, डिस्कशंस के थ्रू, जैसे आप अभी मेरे से निकलवा रही हैं, अब लोगों को भी पता लगेगा ये सारी चीजों के बारे में। तो वहाँ हमने ये सब चीजें सीखी, उसका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इम्पैक्ट ऐसा होता है कि खूबसूरत डिजाइनिंग हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है, कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। कन्फ्यूजन क्या खत्म हो जाती है, हम अच्छे से समझा सकते हैं लोगों को कि भाई देखो ये हमने किचन इसलिए रखी है यहाँ पे, ये मास्टर बेडरूम इधर इसलिए रखा है, सेप्टिक टैंक इधर इसलिए रखा है, मिरर हम इस तरीके से इसलिए नहीं लगा रहे हैं। बाज़ दफ़ा आपने घरों में देखा होगा मास्टर बेडरूम के अंदर एकदम सामने में मिरर लगा, हाँ, बेड के सामने, बहुत गलत चीज़ है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मिरर सामने है बेड के तो वो कवर्ड होना चाहिए। कवर्ड होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो मिरर के अंदर ना नेगेटिव एनर्जीज भी समा सकती हैं। अच्छा। जिसे बोलते हैं प्रेत आत्माएं। हाँ। ठीक है ना, वो भी समा सकती हैं, क्योंकि एक अलग डायमेंशन खुलती है मिरर के अंदर, यू नो, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, वो सब डायमेंशंस खुलती हैं उसमें। जब आप देखते हैं ना तो एक डेप्थ नजर आती है, आप अपने आप को भी देख रहे हैं और अपने बैकग्राउंड को भी देख रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से सीन होता है। ठीक है ना, तो जो हमें वास्तु साइंस पढ़ाते थे उन्होंने ही हमें बताया था कि इट हैज़ टू बी इन दिस वे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में पूजा होना चाहिए, मतलब पूजा घर अगर आप बना रहे हैं घर का तो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर होगा। ठीक है ना, और साउथ वेस्ट के अंदर आपका जो है मास्टर बेडरूम होगा। वो क्या है, वो नर्क द्वार हो जाता है कि भाई आप प्रेत आत्माओं को आने से ना, वो जो बुजुर्ग होते हैं घर के वो रोकते हैं। वो जो ऐसी साइंस है, अब ये कितनी करेक्ट है कितनी नहीं वो मानने वाले के ऊपर है, लेकिन हाँ ये कि हमें बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं क्योंकि वो सन मूवमेंट मिल जाती है। अगर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि सन मूवमेंट मिलती है और जो विंड डायरेक्शन होता है इंडिया का, वो हमें एक बहुत अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन दे देता है। ब्रह्मस्थान को खोल दीजिए घर के, आपने देखा होगा पुराने जो साउथ इंडियन होम्स है स्पेशली, या यहाँ के भी आंगन होता है, राइट। ठीक है ना, अगर दरभंगा की बात करें तो वहाँ पे भी आंगन मैंने देखा है, तुलसी का प्लांट होता है, तो वो क्या है, सेंटर पॉइंट है, एनर्जी, पूरे घर की एनर्जी वहाँ समा रही है। और आप जो है अभी तो क्योंकि सास भी कभी बहुती भी आ गया ना पूरा, उसमें तो बड़ा दिखाया था कि वो पानी वानी डालते हैं, तो तुलसी लगाना एक अपने आप में साइंस है। वो जो बैक्टीरियाज को किल करती है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। कोई भी रिलीजियस चीज अगर है ना तो उसके पीछे साइंस है। सही बात है। तो वास्तु
तो हो सकता है कि हाँ चीज़ें वो हैं वैसी भी, हम्म। लेकिन मैं मेरे हिसाब से वो एक साइंस है। तो आपके लाइक टीम में है एक वास्तु एक्सपर्ट जो ये चीजों को डील करते हैं? टीम में क्या हम इतने एक्सपर्ट हो गए कि अब हमें अच्छा। बताना पड़ता है लोगों को। ओके। लोग बाग आते हैं, अब सीखे सिखाए तो हैं, बच्चे आते हैं, काम करने वाले हैं, पढ़ के आते हैं, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं होती। अब क्या है कि इतने एक वक्फा हो गया काम करते हुए, जी, तो वो ठीक है, एक्सपीरियंस उससे भी आ एक्सपीरियंस जाता उससे आ गया। और फिर क्या होता है कि हमारे जब हम प्लान्स बनाते हैं, पंडित जी से भी डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं है कि हमने दे दिया तो वो बन गया। वास्तु एक्सपर्ट से भी डिस्कशंस करते हैं, तो Okay. सबके भी कहीं ना कहीं एक इष्ट देव तो होती हैं, है। और उसके साथ में एक जो है उनके महाराज जी भी होते हैं, तो उनको भी वो प्लान जाता है, दिखाया जाता है, समझा जाता है, और वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो लेकिन हाँ, अल्लाह का फजल रहा है कि हमें किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला कि जी आपने गलत कर दिया। ओके, चलिए ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी हमारे साथ में एक महज अल्लाह का ही करम मैं कहूँगा कि हमें अल्लाह ने इस तरीके से पूरा ट्रेन कर दिया कि हम इस तरीके से सॉल्यूशंस दे पा रहे हैं मार्केट के अंदर। अच्छा सर, अगर आर्किटेक्ट फील्ड में बात करें तो एक टर्म बहुत फेमस है कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या होता है? लाइक इसमें क्या आप लोग A to Z सारा कुछ ऑफर करते हैं? फी स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं? अभी ना ये काफ़ी सारा चीज़ें ना चलन में है, और काफ़ी सारे लोग इस पे सवाल करते हैं टर्न की क्या है, टर्न की क्या है। अब टर्न की का मतलब हो गया कि आपको हैसल फ्री आपको घर मिल जाएगा, अच्छा। या इंटीरियर का स्पेस मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा, कुछ भी वो हैसल फ्री मिलेगा। हैसल फ्री कैसे? 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसके अंदर। मान लीजिए आपने घर बनाना है, उम्मीद करता हूँ आप बनाएं जल्दी और हमें दें काम। तो अब आप सोचेंगे कि घर बनाना है कैसे कैसे। अब आप पकड़ोगे पत्थर वाले ठेकेदार को, आप पकड़ोगे कारपेंटर को, आप पकड़ोगे सिविल कॉन्ट्रैक्टर को अलग, तो अलग अलग करके आपका दिमाग पक जाएगा। और आज की डेट में ना किसी के भी पास इतना खाली टाइम है नहीं कि वो सारे काम को कर लें। तो वहीं पे टर्नकी वाला जो सिस्टम है ना, ये आता है। अच्छा, लाइक सारी चीज़ों का एक सोल्यूशन, सारी चीज़ों का एक 1 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर PMC भी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन होती है, उसके अंदर ही आपका जो है डिज़ाइनिंग भी होती है, उसी के अंदर स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग भी होती है, इलेक्ट्रिकल MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें तो होंगी, BOQ भी होगा। फिर उसके बाद में जो उसमें हम उसको जब बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, कौन सी पार्टी किस तरीके से क्या करेगी, ये पूरा टर्न की होगी। और टर्न की में आपको पेमेंट एक वन अथॉरिटी को करनी है, और बाकी पेमेंट्स वो अपने एंड पे करेगा। तो एक तरीके से कह लीजिए बड़े लेवल की ठेकेदारी। ओके, ठीक है ना, जिस पढ़े लिखे वाली ठेकेदारी, लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ ऑडियंस को समझाने के लिए जी। कि भाई एक ठेकेदार होगी, एक तो हो गया कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हो गया, अब ये बड़े लेवल की ठेकेदारी होगी पढ़े लिखे वाली हुई, जिसमें एक पढ़ा लिखा आर्किटेक्ट है, उसके नीचे पूरी टीम है, और वो सारी चीज़ों को देख रही है। तो सर ये इसका फी स्ट्रक्चर कैसा है? घर ही नहीं बना रहे, मैं आता हूँ उस चीज़ पे भी, घर ही नहीं बना रहे, उसमें सारी चीज़ें वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। इंटीरियर भी हो गया, डोर भी हो गया, फर्नीचर भी बना रहे हैं, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड, सब कुछ। तो खाली प्लॉट है, आपको पूरा चीज़ बनी हुई मिलेगी। अब जब उसका फीस स्ट्रक्चर होता है, फीस स्ट्रक्चर में कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे इसमें 4-5 पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला हो गया आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कंसल्टेशन, ठीक है, पहला। फिर दूसरा हो गया MEP डिज़ाइन कंसल्टेशन। फिर तीसरा हो गया इसमें 3D विजुअलाइजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया BOQ मेकिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आ गया एग्जीक्यूशन फेज, जिसे बोलते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन एंड एग्जीक्यूशन। ये 3-4 फेज इसके अंदर क्लब होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो CEO है हमारी, वो इस चीज़ के बारे में कहती है कि भाई जो हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 10% ये सारी फीस होती है इसकी, ओके, ठीक है। ये एक अलग फीस होगी डिज़ाइनिंग और ये पेपर वर्क के लिए। फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन की फीस होगी, ठीक है। वो अब आपके ऊपर है कि भाई क्लाइंट से आपको किस तरीके से वो सेटिंग करनी है, क्या करना है, किस तरीके से आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात होती है। बाज़ दफ़ा ये टोटल जो परसेंटेज जाती है इन सब चीज़ों को करने के लिए 18 से 20% तक चली जाती है, एक नॉर्मल आर्किटेक्ट जो हो गए, वरना तो लेने वाले इसमें बहुत ज़्यादा बिल है। अच्छा, ठीक है। वो प्रोजेक्ट वैल्यू के भी ऊपर डिपेंड करता है कितने का प्रोजेक्ट है, तो ये परसेंटेज घटती भी है बढ़ती भी है। ओके, लेकिन एक फ्रीज कर रखी है कि 3% जो होगा, 3%, हाँ, एक स्टैंडर्ड फ्रीज किया हुआ है COA ने। 3% to 5% एक आर्किटेक्ट की फीस होनी चाहिए, जिसमें वो ठेकेदारी नहीं कर रहा है, सिर्फ डिज़ाइन बना रहा है, ड्राइंग्स बना रहा है, ठीक है ना। ड्राइंग्स में भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स,
फिर उसके बाद MEP ड्राइंग्स जब बनेंगी तो उस फीस का 3% या 5% अलग से चार्ज होगा। फिर स्ट्रक्चर डिजाइन बनेगा, उस फीस का 3% से 5% फिर और प्लस हो जाएगा उसमें। ओके। तो टोटल फिगर जो है 10% से लेके 18% तक कहीं आ जाती है। अच्छा, ओवरऑल ये डिजाइन कंसल्टेशन फीस हो गई। फिर उसके बाद में जो भी माल आ रहा है, जो भी मटेरियल आ रहा है, उसकी कॉस्टिंग निकाली जाएगी। फिर उसके बाद लेबर की कॉस्ट ऐड करी जाएगी इन फीस के साथ में। फिर वो पूरा एक एस्टिमेट बन के निकल के आता है ओके कि भाई आपकी एक ईंट 10 रुपए की आ रही है, ठीक है, तो अब वो लाना भी है यहाँ पे, उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी जुड़ेगी। वो हर एक मतलब उसके अंदर कॉस्ट क्लब होते इस तरीके से एक एस्टिमेट बनता है पूरा। और ये क्लाइंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो समझें इस स्ट्रक्चर को। क्या होता है कि बाज़ दफ़ा मैंने देखा है एक आर्किटेक्ट पूरी मेहनत करेगा, कॉस्टिंग बनाएगा, ये सारी चीज़ को, फीस को इंक्लूड करेगा, हर एक चीज़ को, अपनी भी फीस जोड़ेगा, आना जाना भी जोड़ेगा, लेबर के चाय पानी के भी खर्चे जोड़ता है, सब कुछ जोड़ेगा उसके अंदर और एक फिगर बना के देता है। और वहीं पे एक ठेकेदार आके कहता है, या एक जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, सुपरवाइजर्स हो गए, सिविल इंजीनियर और दूसरे, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए होता है। अब उसको पता लग गया, आर्किटेक्ट को पता लग जाएगा पहले, क्योंकि हमारी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होती है हर एक आर्किटेक्ट की, मेरी ही नहीं, हर एक आर्किटेक्ट की। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं ना, बैठे बैठे आपको जन्नत में ले जाएंगे और बता भी देते जी बातों से, ठीक है ना। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये जो मेरे साथ में जो सामने वाला है ना, इसको क्या चीज़ चाहिए और उसमें क्या कॉस्ट लगेगी। बाज़ दफ़ा तो क्लियरली नहीं बताते, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनसे मैंने अपब्रिंगिंग पाई, वो क्लियरली बताते थे, ठीक है ना। तो अब उसमें आगे के भाई 50 लाख का अगर फिगर आई, तो अब क्लाइंट का बजट है 20-25 लाख रुपए का, वो वहाँ से चले जाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे कि भाई तोड़ ताड़ के काम करवाने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे 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 वो लग ही जाता है। वो 60 70 80 कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता होता, कोई उसकी फिक्स्ड वो नहीं है, सिनेरियो नहीं है, वो कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं होता। फिर क्या होता है, आदमी जाता है किसी के घर में गया, वो देखा वॉलपेपर यार ये वाला अच्छा लग रहा है, ये लगा देता हूँ। अब वो ना तो डिज़ाइन रहता, ना ही वो एग्जीक्यूशन उस हिसाब से हो पाता, और ना ही वो फिर प्रोजेक्ट बजट में रहता। अब समझ में, तो ये होती है कहानी। मॉड्यूलर किचन या जो मॉड्यूलर शब्द है, इसका क्या मतलब है? मॉड्यूलर शब्द कोई भी चीज़ जो मॉड्यूलर मॉड्यूल्स में बने, ठीक है ना। क्या होता है कि भाई अगर आप एक किचन बना रहे हैं, एक वार्डरोब बना रहे हैं, उसका आपने डायमेंशन लिया और एक मॉड्यूल्स में आपने उसको बना लिया मॉड्यूल्स में, और वो मॉड्यूल्स में बन के फैक्ट्री में तैयार हुआ और फैक्ट्री से आके आपकी साइट पे असेंबल हो गया, असेंबलिंग साइट पे हो गया और वो लग गया। ये चीज़ है। और इसमें फिनिशिंग का भी बड़ा रोल होता है। जब एक हैंडमेड वर्क जब चलता है वार्डरोब्स का या किचन का, तो वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लेकिन हाँ ये कि जब मॉड्यूलर पे आप काम करते हो तो आप सेम मटेरियल को जितने साल आपको यूज़ करना है आप यूज़ करें, और फिर उसके बाद में जब आपको शिफ्टिंग करनी है वहाँ से, आप कोई घर चेंज कर रहे हो, तो वही सेम मटेरियल आपका रीयूज़ हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आपने नोटिस किया होगा कि वार्डरोब्स यूज़ नहीं होती हैं जो लोकल कारपेंटर्स बनाते हैं दोबारा से, क्योंकि उसको निकालना ले जाना बड़ा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन जब ये चीज़ मॉड्यूल्स में बनती है तो ये आपको पूरा डिसमेंटल हो जाएगा और एक डब्बे के अंदर समझ आएगा, और वो फिर आप कहीं और अपने घर में ले जाके दोबारा से उसको रीयूज़ कर सकते हो, चाहे वो शटर्स हो उसके, चाहे वो कारकस हो, कुछ भी चीज़ हो। सर अभी तक आपने जो बताया कि क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं या कैसे आपको अपने हार्डवर्क पे इतना काम मिला है, आपने प्रूव भी किया है खुद को, तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि अगर रिकग्निशन मिल रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आ रही है? बिल्कुल बढ़ती है। वो कहते हैं ना, स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है, रॉकेट सिंह के अंदर था कि अगर कोई आपको ताकत मिलती है तो उसके साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, और मिलती है। अब क्या होता है, ओवर एक्सपेक्टेशन आ जाती है क्लाइंट्स को हमसे कभी कभार। क्या होता है, हमारे बारे में कहीं पे सुना होता है अच्छे से कि भी फला फला आदमी अच्छा काम कर रहे हैं, अब वो आग बंद करके काम दे देते हैं। अब आधी बात सुनते हैं, आधी नहीं सुनते, अंडरस्टैंड ही नहीं करते, फिर बाद में गड़बड़ भी होती है जी। तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, काम ले ले यार, कर दे, ठीक है, हो जाती हैं चीज़ें। अब उसमें हम तो ठीक है जी भाई, इमोशनल कनेक्शन भी बनता है, मोहब्बत भी होती है, हर एक चीज़ आती है उसके अंदर। लेकिन फिर जब बाद में, अरे यार नहीं ये तो इसी में था ना, ये तो इसी कॉस्ट में था ना, अरे नहीं सर मैंने तो लिख के दिया हुआ, आप देखो। अब वो फिर पढ़ते हैं, फिर वो यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो ऐसा था वैसा था। तो सर ऐसे क्राइसिस कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? कुछ नहीं यार, अपना पैसा लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद सब्र करना पड़ता है, फिर आ जाते हैं, यही होता है। लेकिन अभी क्या है, क्राइसिस मैनेजमेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से बिठा के ना समझाते हैं पहले, भाई साहब समझ लो, ठीक है मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो, लेकिन ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ इसको समझो।
मैं खूबसूरत बना के दूंगा चीज़, लेकिन आप पहले समझो क्या होता है ना। एक 3 शोबे जो हैं हमारे, ये पूरे मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ चल रही है सबकी, डॉक्टर्स, लॉयर्स और ये आर्किटेक्चर, ये 3 शोबे हैं ऐसे जो बड़े रेपुटेड माने जाते हैं, वाइट कॉलर जॉब जिसे कहते हैं। तो कभी भी डॉक्टर के पास कोई जाएगा कुछ ना कुछ परेशानी में जाएगा। फिर दूसरा होता है लॉयर, वहाँ पे भी आदमी जो है ना कुछ परेशानी में जाता है। एक आर्किटेक्ट ही ऐसी कॉम है जिसमें आदमी जब खुश होता है ना, जब एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता है, तब वो आर्किटेक्ट के ऑफिस छानता है। जब उसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, मतलब वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा। क्या कर लेगा, जैसे बच्चों की फीस हो गई, घर का खाना हो गया, सब कुछ हो गया। जब उसका सब कुछ सेटल हो जाता है ना, जब जाके वो एक आर्किटेक्ट के दरवाजे पे आता है और कहता है कि जी हाँ, अब मेरा पैसे मैंने कमा लिए, इतना मेरे पास रखा हुआ है, अब तुम बना दोगे। सपना तो वो देखता ही रहता है। तो हमारे को ना खुशी में काम देते हैं लोग बाग, और जब खुशी में काम देते हैं ना, तो समझने में थोड़ा सा चूक कर ही देते हैं, क्योंकि एक्साइटेड रहते हैं, हाँ सही बात, ओवर एक्साइटेड होते हैं, और समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, हर किसी से होती है। तो ये हमारा काम है कि हम उनको समझाएं, अच्छे से समझें, बिठा के समझें। कुछ काम तो ऐसे हैं कि लोग बाग मुझे कह रहे हैं कि भाई करने, अब जब हमने उनको पूरी कॉस्ट ब्रीफिंग दी, वो काम रुक गए, काम ही नहीं मिला। हम फिर सोचते हैं यार इससे तो अच्छा काम ही ले लेते, कुछ पैसे तो आते, काम कर लेते, फिर बाद में होता जो होता है। लेकिन वो सब गलत हो जाता है, वो सब चीज़ें ना छोड़ दें कि नहीं यार इस तरीके से नहीं हमें मार्केट चलानी, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है जिससे कि लोगों को आसानी रहे और चीज़ों को करने में बेहतरी रहे। तो सर ये पॉडकास्ट जो भी लाइव स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो आर्किटेक्चर परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपकी टिप या एडवाइस क्या होगी? क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि एक बहुत ग्लैमरस फील्ड है आर्किटेक्ट, बहुत तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप सबसे बेहतर बता पाएंगे। अभी मैं टाई वाई लगा के, कोट वोट लगा के एकदम यहाँ बैठा हुआ हूँ। जी सर, एग्जैक्टली। तो बहुत पोर्टफोलियो बनाना, इंटर्नशिप, इन सब में जो वो गलतियां करते हैं, इन सब पे थोड़ा। गलतियां तो कोई भी नहीं करते, सबका एक अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। आर्किटेक्चर के अंदर ऐसा ही नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट आर्किटेक्चर पढ़ रहा है तो वो सिर्फ बिल्डिंग्स तक ही सीमित है। अच्छा, वे बियॉन्ड दैट। फिल्म्स के अंदर सेट डिजाइनिंग होती है, काफ़ी सारे शोबे खुलते हैं। तो एक बच्चे को ये समझना चाहिए कि भाई मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किस तरीके से करना चाह रहा हूँ। उसको ये समझना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट पर्टिकुलरली किस तरफ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरफ है, या स्ट्रक्चर की तरफ है, या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में है, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है, किस तरफ है। ओके। तो क्या होता है, जब एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेगा ना घर, तो उसको जो है वो इंटीरियर्स भी संभालेगा, वो इलेक्ट्रिकल भी संभालेगा, सब कुछ संभालेगा। लेकिन जब हम बाइफरकेट होते हैं ना, और जब हम काम करने के लिए निकलते हैं, तो ये सब फील्ड्स अलग अलग हो जाती हैं। तो वन कैन परस्यू ओनली आर्किटेक्चर, वन कैन परस्यू स्ट्रक्चर, वन कैन परस्यू, मतलब स्ट्रक्चर्स के अंदर भी जाते हैं लोग बाग, लेकिन उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है और एमटेक करना पड़ता है। लेकिन आर्किटेक्ट्स को भी अलाउ है कि वो एमटेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एमटेक करके फिर वो स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के अंदर, प्लम्बिंग के अंदर तो काम कर सकते हैं, अर्बन डिज़ाइनिंग में, टाउन प्लानिंग में। तो वो इंटरेस्ट उन बच्चों का वही खुद जानते हैं। मैं तो नहीं बता सकता उनको कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है, वो आर्किटेक्चर के दौरान पता लग जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट हम थोड़ा टच करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहीं पता लग जाता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट ये है, किस में आ रहा है। हाँ, बाज़ दफ़ा लोग बाग ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, मेरे कुछ दोस्त हैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, बाज़ मेरे सीनियर्स हैं जो एयर हॉस्टेस बन गई। तो वो तो पढ़ाई से एक हटके चीज़ हो जाती है कि वो है। अब जैसे हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि भाई हम जो है ना पूरी चीज़ करके देंगे भाई, हम खाली आर्किटेक्चर तक सीमित नहीं रहेंगे। तो हमने स्ट्रक्चर की भी नॉलेज गेन करी, इंटीरियर्स की भी नॉलेज गेन करी, आने के बाद में मॉड्यूलर आपने बोला उसकी भी नॉलेज गेन करी। और होता क्या है, ग्लैमरस दिखती तो है, एक पॉइंट पे तो ग्लैमरस है ही, हाँ। मज़ा भी आता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, सारी चीज़ें होती है। साइट पे जाते तो एक माहौल बना होता है कि भाई आर्किटेक्ट साहब आ रहे हैं, क्लाइंट के साथ में पूरी सफाई होती है, सुथराई होती है, सारी चीज़ें होंगी, वो होती हैं चीज़ें। लेकिन उसके बाद में जब आप एक आर्किटेक्ट अपब्रिंग कर रहा होता है, तो उसको क्या होता है ना, ग्राउंड रियलिटी पे भी काम करना पड़ता है, ग्राउंड पे भी काम करना पड़ता है। जब आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं, मैंने कारपेंटर्स के साथ बैठ के ना दीवार पे स्केचेस बना के दिए, और वो वहाँ पे बनवाया भी है, और मैं वहाँ रहा हूँ, इनफैक्ट सोया भी हूँ साइट पे, कि मेरा जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो चीज़ निकल के आ जाए। और स्टार्टिंग में मैसन्स से हमने सीखा, मैसनरी वर्क की, वो बहुत सारी चीज़ें हम इन्हीं लोगों से सीखते हैं। और वो बैठना भी पड़ता है, ईंट होती है ना, उसके ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो मोस्टली तो हम जब साइट पे जाते हैं ना, साइट विजिट पे जाते हैं, कुछ होता है ऐसा, मतलब जब हम
बहुत क्लोज रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं तो इस तरीके से बैठते भी हैं और बताते भी हैं, काम को देखते भी हैं। बहुत सारी जगह पे लोग बाग स्ट्रक्चरली बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब उनको समझाना पड़ता है कि भैया आपको 50 डिग्री का इसमें लैप लेंथ देनी है, नहीं तो बीम नीचे आ जाएगा। अरे भैया क्या ज़रूरत है, क्यों देनी है ऐसे? फिर उनको उंगली पकड़ पकड़ के बताया जाता है, भाई देखो एल अगर लगाओगे तो ये पकड़ बन गई, अभी नहीं निकलेगा, अगर आप एल नहीं लगाओगे तो निकल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बीम के केस में होता है, कॉलम के केस में होता है। अगर कोई भी बिल्डिंग एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग कंसल्टेंट जो होते हैं उनके हिसाब से और एक आर्किटेक्ट के मार्गदर्शन में बिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ बहुत होगी और कॉस्ट भी आपकी बहुत इकोनॉमिकल आएगी। दिखने में महंगा लगेगा लेकिन होगा नहीं। मैं उसको कहता हूँ इकोनॉमिकल प्रीमियम रेंज पे जाके आप काम कर सकते हो आर्किटेक्ट्स के साथ में। अदरवाइज फिर वो ये कि भाई आप इधर से देख रहे हो, उधर से देख रहे हो, उधर छपाई करी और ये करा वो करा, वो फिर मज़ा नहीं आता। तो सर जो बडिंग आर्किटेक्ट हैं उनके लिए आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होती है? इम्पॉर्टेंट स्किल उनके लिए होती है स्केचिंग और ग्राउंड पे समझना कि काम कैसे हो रहा है। डिज़ाइन आपने कर दिया, आर्किटेक्चर में डिज़ाइन बनाना नहीं सीख रहे, ठीक है ना? अब उसको आप ग्राउंड रियलिटी पे कैसे उतारोगे, वो समझ जिसको आ गई वो अपना ऑफिस लेके बैठ जाता है और बहुत सारे लोगों को ट्रेन करता है। ये शायद मुझे काफ़ी बहुत पहले आ गई थी क्योंकि मैं कॉलेज के बाद में भी काम करता था। मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे मिले, मेरे एचओडी बहुत अच्छे मिले, मिस्टर गुरुराज जोशी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने ऐसे पढ़ाया कि भाई ये देखो ही नहीं, जाके देखो भी। अगर हम मुग़ल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ना, जाके देखो उसको और फिर उसको सोचा समझा, दिल में उतारो और काम करो। मेरे डिज़ाइंस में मोस्टली मैं डबल हाइट में बहुत ज़्यादा प्ले करता हूँ और ये देन है मिस्टर गुरुराज जोशी की कि उन्होंने मुझे मुगलिया आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया। हिस्ट्री के अंदर ना सब कुछ है, सब कुछ हो चुका है, बस उसी को हम रिपीट कर रहे हैं नए ढंग से। डबल हाइट का जो प्ले होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टेम्पल्स में भी आपने देखा होगा, नंदी होगी, फिर अंदर जाएंगे तो एक लो लेवल का स्थान होता है। मतलब जब आप अंदर घुसते हैं तो मंदिर का जो दरवाज़ा होता है वो बहुत छोटा होगा। हाँ। फिर आप अंदर जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, फिर वो थोड़ा सा हाइट लेता है, फिर ज़्यादा हाइट लेगा, फिर शिखरा पे आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो चुकी हैं, इंडियन कल्चर में हो चुकी हैं। ऐसे ही जब आप ताजमहल को देखते हैं या फिर आप हुमायूं टॉम्ब को देखते हैं या फिर आप जो है लाल किले को देखते हैं, मैसिव स्ट्रक्चर लगेगा। छोटी सी जगह में बना हुआ है, गेट ही है लेकिन मैसिव लग रहा है क्योंकि उसकी ह्यूमन स्केल से हाइट बढ़ाती है एकदम, लेकिन वो भी रेशियो होता है उसका, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, ठीक है ना। exactly. तो वो रेशियो समझना होता है। तो फिर उसके बाद में जब चीज़ें बनती हैं, निकल के आती हैं ना, तो फिर खूबसूरती एक अलग निकल के आती है। तो ये सारी कहानी है। तो सर पॉडकास्ट के एंड में जनहित में एक सवाल आपसे कि बताइए, जो लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आर्किटेक्ट हायर करने का, उनके लिए आप लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? भाई पहली बात तो किसी भी आर्किटेक्ट को फर्जी आर्किटेक्ट बहुत घूम रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप आर्किटेक्ट के ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस अच्छा है, नो डाउट, काम अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम दे सकते हैं, लेकिन उनको वेरीफाई ज़रूर करें। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे जाएं और अपने आर्किटेक्ट से उनका आर्किटेक्चर नंबर मांगिए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर लें और वेबसाइट पे जाके उसको क्रॉस चेक करें कि वेदर दिस पर्सन इज़ अ प्रॉपर आर्किटेक्ट और नॉट, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसको आप देखें, देखने के बाद में उनको काम दें और जो भी वो समझा रहे हैं, जो भी भाई साहब कह रहे हैं, वो कुछ ऐसी हवा में नहीं कह रहे, या जो भी वो प्लान बना के दे रहे हैं वो कोई हवा में नहीं बना के दे, जो उन्होंने बहुत कुछ सोचा है उसके पीछे। आपकी तो सुनी है, फिर अपने दिमाग से भी आपकी कहानी को ट्रांसलेट किया है और जब जाके उसको पेपर पे उतारे। या कोई 3D एलिवेशन बना के दे रहे हैं तो बस ऐसे रिजेक्ट नहीं करना यार, चलो 3-4 ऑप्शन लेते हैं फिर देखते हैं उसमें से चूज करेंगे। नहीं, उसको समझो क्यों उसने जाली लगाई है, क्यों उसने ब्रिक वर्क किया हुआ है, कहाँ पे उसने जो है 9 इंची का ब्रिक वर्क दिया है, कहाँ 24 इंची का दिया हुआ है। क्योंकि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की भी तरफ हम लोग सोचते हैं। क्यों वो बोर पिट को कह रहा है कि भाई आप रिचार्ज करो, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करो, क्यों वो सोलर पैनल की बात कर रहा है, क्यों वो प्लांटेशन कर रहा है घर के अंदर, आप समझ रहे हैं, क्यों इतने सारे कटआउट्स दे दिए। मेरे साथ में एक एग्जांपल हुआ था कि यार इतने सारे कटआउट की क्या जरूरत है, बट छत ढक देते, सारे घर में अंधेरा हो गया। फिर मुझे कह रहे हैं अंधेरा हो गया, आपने कैसा घर बनाया है। और वो तो अच्छा है, हमने उनको रिटर्न फॉर्मेट में दे रखा था कि भाई जो भी आप कर रहे हो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम हट जाते हैं। फिर उसमें जब गड़बड़ होने लगती है ना, प्लान हो गया, अच्छे से देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर जब जो आजू बाजू के लोग होते हैं ना, वो वरगलाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जलन शुरू हो जाती है इन लोगों को कि यार इसका घर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना।
बजट में वो भी, फ्री की एडवाइस इंडिया में बजट में भी, क्योंकि खाली तो हैं ही लोग, पेट खुजाते हुए सर खुजाते हुए आ जाते साइड पे, है ना। और फिर कहते हैं यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो शर्मा जी ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। शर्मा जी भी मान जाते हैं, गुप्ता जी भी मान जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर वो जब कहते हैं यार ये तो कुछ और ही चीज़ बन गई, फिर वो आर्किटेक्ट को कोसेंगे, अबे भैया तूने क्या कर दिया। फिर आर्किटेक्ट कहते हैं देखो सर हमने लिख के भेज दिया तो इसीलिए हम आ भी नहीं रहे आपकी साइड पे, क्योंकि आप हमारी सुन नहीं रहे। हम लोग सबसे ज़्यादा किलसते हैं इस चीज़ से। सही बात है। तो फ्री की एडवाइस जो है ना वो नहीं लेनी चाहिए। भैया आपने एक बंदे को पैसा दिया है, उसके ऊपर भरोसा रखो, उस प्रोसेस को देखो। बेसिकली क्या होता है ना, हर किसी को उतनी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है ना। तो जो भी कुछ आर्किटेक्ट्स कर रहे हैं ना इस दुनिया के अंदर, वो सिटी फैब्रिक को भी अच्छा कर रहे हैं, सिटी प्लानिंग को भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। और कॉस्ट जारी है, जो भी जारी है वो जाएगी, जितनी लागत लगनी है वो तो लगेगी। लेकिन एक सॉलिड काम नहीं करते। आप एक आर्किटेक्ट के साथ में घर बनाएं या इंटीरियर का भी काम कर रहे हैं, एक आर्किटेक्ट को हायर करके करें और इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ में करें, तब भी आपको डिफरेंस मिलेगा। एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने पिछले दिनों कॉलम ही काट दिया बिल्डिंग का, क्योंकि उनको वो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती, उनको खूबसूरती पढ़ाई जाती है। तो एक आर्किटेक्ट तो बहुत चीज़ें पढ़ के आ रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा चीज़ों को गेन करके आ रहा है, ओवरलोडेड है नॉलेज से। अब उसको फ्लोट करनी है, काम करना है, तो वहीं सारा एग्रेशन निकालते हैं चीज़ों पे कि यार ये किसी तरीके से ना हम इसको अच्छा कर लें, हमारे पास 1 लाख रुपए हैं लेकिन इसको ना हम और खूबसूरत कर सकते हैं यार, कैसे वेंडरों से जाके बात कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो आर्किटेक्ट अपनी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, और वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन यहाँ दिखाएंगे वो कर रहे हैं पीछे मेहनत। तो जो भी वो उतार रहे हैं ना, पेपर पे लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, समझा है, जब जाके उन्होंने दिया है वो चीज़, और वो तभी जाके उसको एग्जीक्यूशन पे लाते हैं। और फिर जब जाके आपका घर बनता है एक आर्किटेक्ट के साथ में, फिर जो लोग बाग किलसते हैं आपसे कि यार जलते हैं कि क्या घर बनाया है शर्मा जी ने, गुप्ता जी ने या खान साहब ने, जी वो जो भी है, अल्लाह सबको आबाद रखे, अच्छे से रखे, और हिंदुस्तान के घर और अच्छे बने कि लोग बाग यहाँ से आर्किटेक्ट्स को हायर करें बाहर के लिए, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी कंपनीज है जो यहाँ पे काम कर रही हैं बाहर के लिए। तो यही सब चीज़ें सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की भी तरफ फोकस देते हैं, तो वह चीज़ें हैं। बाकी आपके ऊपर कैसे आप चीज़ों को लेते हैं। सही बात है सर, और बहुत कुछ जानने मिला, बहुत ऑडियंस भी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिले होंगे जो हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं या हमें नहीं पता रहता है। जो ग्राउंड रियलिटी आप लोग बताते हैं, जो इनसाइड बात आप लोग को पता है वो हमें नहीं पता। तो थैंक यू सो मच वो सारे डिटेल शेयर करने के लिए। बेसिकली बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है इसके अंदर ना, हर एक बात नहीं कवर कर पाते। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से एक सीरीज बनानी पड़ेगी हर एक चीज़ पे। वैसे मैंने कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ों को कवर कर सकूं थोड़ा थोड़ा। बाकी जिसको और ज़्यादा समझना है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे को भी नहीं, अपने इर्द गिर्द आर्किटेक्ट भाई बहुत सारे बैठे हुए हैं काम की तलाश में हैं, तो उनको भी आप जाके बात कर सकते हो। और अगर हमें कुछ अच्छे लगे, आपको लगे कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटी, तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।